हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्राइट जेन एजुकेशन। लास्ट लेक्चर में हमने फाइनल अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन देखा था और उसमें हमने ये सीखा था कि 11th स्टैंडर्ड की फाइनल अकाउंट्स में हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। 12th स्टैंडर्ड में ये दोनों अकाउंट्स और एक स्टेटमेंट सेम रहेगी, बस 12th स्टैंडर्ड में एक एक्स्ट्रा अकाउंट बन जाएगा, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो फिलहाल वो हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। अभी इस वीडियो में हम लोग क्लासीफाई करना सीखेंगे कि कौन सी चीज़ ट्रेडिंग अकाउंट में जाती है, कौन सी चीज़ प्रॉफिट एंड लॉस में जाती है। और एसेट लायबिलिटी तो पता है, एसेट जो है वो बैलेंस शीट में जाता है, लायबिलिटी भी बैलेंस शीट में जाती है। अभी ये आपको कैसे समझेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी। ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक सिंपल बाइफर्केशन है, ध्यान रखो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, यानी कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अगर खर्चा हुआ, लॉस हुआ तो किसी भी अकाउंट की डेबिट में जाएगा, अगर इनकम हुई, प्रॉफिट हुआ तो कहाँ, क्रेडिट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो अकाउंट होता है वो उस अकाउंट को हम लोग ऑफिस से कंपेयर करते हैं, यानी कि उस अकाउंट में जितने भी खर्चे आ रहे हैं, जितने भी इनकम आ रहे हैं, वो ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रही है। अभी आप इमेजिन कर लो ऑफिस, अगर आप इमेजिन करोगे तो आपको टेबल्स दिखेंगी, कंप्यूटर्स दिखेंगे, फर्नीचर दिखेंगे। तो ऑफिस, आई थिंक हर बच्चा जो ये वीडियो देख रहा है वो इमेजिन कर सकता है। ओके, तो ऑफिस के खर्चे और ऑफिस की इनकम हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं, वेरस ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग फैक्ट्री रिलेटेड इनकम और एक्सपेंसेस डालते हैं। ठीक है, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये गलत फहमी होता है कि ट्रेडिंग अकाउंट यानी कि फैक्ट्री रिलेटेड अकाउंट। हम लोग खाली अज्यूम करेंगे। देखो, ट्रेडिंग अकाउंट नाम है, ट्रेडिंग यानी कि क्या होता है, एक दुकान से मान लो ये मैंने पेंसिल खरीदी और दूसरे दुकान में बेच दी, तो इसी को बोलते हैं ट्रेडिंग। मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है कि मेरे पास एक मशीन है जिसमें से ये मैं पेंसिल बना रहा हूँ, इसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। अभी खुद सोचो, अगर आपने एक फैक्ट्री सेटअप की है तो उसमें आप ट्रेडिंग करोगे कि मैन्युफैक्चरिंग? ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग। इसका मतलब जब हम लोग कंसेप्ट को पढ़ते हैं वो हमें पूरी तरीके से पता होनी चाहिए। ट्रेडिंग को हम लोग जस्ट अज्यूम करते हैं फैक्ट्री के लिए, बट वो गलत है। ट्रेडिंग क्या होता है कि सामान लिया और सामान बेचा, उस दौरान जो भी खर्चे लगे वो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हैं, ना कि फैक्ट्री रिलेटेड खर्चे। तो प्लीज़, हाँ, बहुत सारे प्रोफेसर ये करते हैं कि फैक्ट्री रिलेटेड खर्चे इनकम ये बोल देते हैं। ऑब्वियसली ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ खर्चे कॉमन है, जैसे वेयर हाउस हो गया, तो आप अज्यूम करने के लिए ठीक है फैक्ट्री कर सकते हो। बट आपको अगर किसी ने पूछा ट्रेडिंग का मतलब क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए ट्रेडिंग मतलब कहीं से सामान लेके दूसरी जगह पे बेचना। ठीक है, तो हम लोग भी कंसिडर करेंगे फैक्ट्री के खर्चे, फैक्ट्री की इनकम, बट आपको मैंने कोर मीनिंग उसका समझा दिया है। तो अभी हम लोग एक एक करके आइडेंटिफाई करते हैं कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी। इसमें ऐसा हो सकता है कि आपको कोई शब्द नहीं पता है, वो शब्द भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इनटू ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, एसेट एंड लायबिलिटी। अभी यहाँ पे मैंने एब्रीवेशंस लिखे जो हम लोग यूज़ करने वाले, यानी कि शॉर्ट फॉर्म। टीडी यानी कि ट्रेडिंग डेबिट, टीसी यानी कि ट्रेडिंग क्रेडिट, पीडी यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, पीसी यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, ए मतलब एसेट, एल मतलब लायबिलिटीज। अभी हम लोग किसी भी शब्द को जब आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग फुल फॉर्म नहीं लिखने वाले, हम इसी एब्रीवेशंस को इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रखो, ये स्टेप किसी भी फाइनल अकाउंट्स अप टू सीए लेवल का पहला स्टेप होता है। अगर आप आइडेंटिफाई करना सीख गए कि कौन सी चीज़ कौन से अकाउंट में जाएगी, तो आपको फाइनल अकाउंट्स आप सीए कर लो, सीए में कर लो, या एमबीए फाइनेंस तक कोई भी अकाउंट कर लो, आपको परेशानी नहीं होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो पहला वर्ड दिख रहा है दैट इज वेजेस। अभी वेजेस वो पगार होता है जो मजदूरों को दिया जाता है। अभी खुद सोचो, जो मजदूर है, जो लेबरर्स है, वो ऑफिस में काम करेंगे या गोडाउन वेयरहाउस में काम करेंगे? ऑब्वियसली वेयरहाउस और गोडाउन में काम करेंगे। इसका मतलब ये जो वेजेस है ये ट्रेडिंग अकाउंट यानी कि ये फैक्ट्री रिलेटेड खर्चा है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट। अच्छा, अभी कैसे समझा ये खर्चा है? वेजेस के ऊपर लिखा है क्या? वेजेस के आजू बाजू रिसीव्ड नहीं। अगर कोई शब्द के आगे रिसीव्ड लिखा है तो ही हम उसे कंसिडर करेंगे कि वो हमारी इनकम है, नहीं तो हम उसे कंसिडर करेंगे वो हमारा खर्चा है। तो वेजेस हमने आइडेंटिफाई कर दिया, ट्रेडिंग डेबिट। उसके बाद है रॉयल्टीज। रॉयल्टीज हम लोग ट्रेडिंग डेबिट में लिखेंगे। अभी रॉयल्टीज क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, मैं एक राइटर हूँ, बुक का एक राइटर हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक लव स्टोरी के ऊपर बुक लिखा है। अभी मेरे पास अनफॉर्चुनेटली पैसे नहीं है कि वो मैं पब्लिश कर पाऊँ,
तो ये जो बुक है लव स्टोरी के ऊपर का, मैंने एक पब्लिकेशन को पकड़ लिया, जस्ट फॉर एग्जांपल नवनीत पब्लिकेशन को मैंने पकड़ लिया और उनको बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है बट मेरे पास इस बुक का डॉक्यूमेंटेशन है, आप प्लीज़ मेरे बिहाफ पे ये पब्लिश करो। तो वो मेरे बिहाफ पे बुक को मैन्युफैक्चर करेंगे, यानी कि प्रिंट करेंगे और मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसका मतलब ये जो बुक है उसका राइटर मैं हूँ और इस बुक का पब्लिशर कौन है? नवनीत एजुकेशन, या नवनीत जो कंपनी है वो पब्लिशर है। अभी खुद सोचो, मैंने जो ये पब्लिकेशन को बुक दिया है लिख के, क्या मुझे इसके बदले पैसे मिलेंगे? ऑब्वियसली मिलेंगे। तो नवनीत पब्लिकेशन मेरे से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाएगी कि जैसे जैसे हमारा मार्केट में एक एक प्रोडक्ट बिकेगा या एक एक किताब बिकेगी, उसके बिहाफ पे मान लो उस किताब की कीमत 500 रुपये, तो नवनीत पब्लिकेशन ये एग्री करेगी कि आप मुझे वो हमें 200 रुपये दे देंगे। तो ये जो अमाउंट 200 रुपये मुझे मिलेगा पर बुक सोल्ड पे, इसी को बोलते हैं रॉयल्टीज़। रॉयल्टीज़ ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में जाता है। नेक्स्ट है परचेज, यानी कि सामान खरीदा। खुद सोचो, अगर जब आप बल्क में सामान खरीदोगे, आप ऑफिस में रखोगे या गोडाउन में रखोगे? ऑब्वियसली गोडाउन में, तो वो भी कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में। नेक्स्ट है सेल्स। सेल्स कोई सामान हम लोग बेचेंगे तो वो हमारी इनकम है, ये चला जाएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट में। नेक्स्ट मशीनरी। मशीनरी जाएगा एसेट में, क्योंकि मशीनरी हम लोग बार बार नहीं खरीदेंगे, वो नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर है। अभी एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में भी बहुत बड़ा फर्क होता है। एक्सपेंस वो होता है, वो खर्चा जो हम लोग रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, यानी कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, मेरे एम्प्लॉयज़ की सैलरीज हो गया, वो रेगुलर एक्सपेंस है। बट एक्सपेंडिचर क्या होता है? वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है कि मान लो मैंने एक कैमरा खरीद लिया, मुझे फोटोग्राफी करने का शौक है, मैंने एक कैमरा खरीद लिया, तो ऑब्वियसली एक शूट के बाद मैं वो कैमरा फेंक थोड़ी दूंगा, तो वो कैमरा मेरे लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गई, यानी कि वो मेरे लिए फिक्स्ड एसेट हो गया। सिमिलरली मशीनरी मेरी क्या है? एसेट है। नेक्स्ट है फर्नीचर। फर्नीचर भी एसेट होता है। नेक्स्ट है डेटर्स। डेटर्स मतलब ऐसा पर्सन जिससे हमें पैसा आने वाला है, ये भी हमारा एसेट है। नेक्स्ट है कैश। अगर इस दुनिया का सबसे बड़ा कोई एसेट है दैट इज कैश। बहुत लोग सोचेंगे ये कैसे, किस तरीके से बड़ा है? क्योंकि कैश सबसे बड़ा एसेट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कैश लिक्विड है। लिक्विड यानी कि कैश देके मैं तुरंत कुछ भी खरीद सकता हूँ, अनलाइक प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल मेरे पास मान लो एक 10 BHK या 10 रूम का पेंट हाउस है मेरे पास, या विला है, और मेरे घर पे कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तो मैं क्या करूँगा? क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि उस घर का किचन बेच के पैसा ले रहा हूँ? ऐसा नहीं कर सकता ना। तो इसका मतलब प्रॉपर्टी जो है वो इलिक्विड है, यानी कि मुझे अगर प्रॉपर्टी को बेचने जाना है मार्केट में तो थोड़ा टाइम लगेगा, 6 महीना 8 महीना पेपर्स बनाने होते हैं। अगर मुझे कैश से कोई सामान खरीदना पड़े ना तो वो मैं तुरंत खरीद सकता हूँ। इसलिए कैश इस दुनिया का सबसे बड़ा एसेट है, क्योंकि वो सबसे फास्ट लिक्विड है, आप जैसे चाहो जहाँ चाहो उसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो कैश एसेट आता है। उसके बाद गुडविल। गुडविल एसेट है। गुडविल यानी कि आपके बिजनेस का नाम, रेप्यूटेशन। नेक्स्ट है पेटेंट्स। पेटेंट जो है वो एसेट है। आपने सुना रहेगा कोवैक्सीन और कोविशील्ड, ये जो वैक्सीन है ये हर एक इंडियन ने लगवाए कोविड के दौरान, ठीक है। अभी खुद सोचो, ये वैक्सीन किसी ने तो बनाए रहेंगे, तो ये जो फॉर्मूला है वो उनके नाम पे पेटेंटेड है, यानी कि उनके नाम पे रजिस्टर्ड है, यानी कि वो जो फॉर्मूला है वो उनके अलावा, उनके परमिशन के बिना और कोई नहीं इस्तेमाल कर सकता। खुद सोचो, अगर एक कंपनी के पास दर्जनों पेटेंट्स है तो उसे बेच के कंपनी पैसे निकाल सकती है, या उसका राइट्स दे के भी कंपनी को पैसा मिल सकता है, इसलिए पेटेंट्स हमारा एसेट है। नेक्स्ट है बैंक लोन। बैंक लोन लायबिलिटी है, क्योंकि कर्जा लायबिलिटी होता है। इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में जाएगा, क्योंकि वो खर्चा है। लोन लिया है तो हर महीने हमें खर्चा करना पड़ेगा, ऑब्वियसली ये जो खर्चा है वो बैंक से जाएगा, और बैंक इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ऑफिस, इसलिए मैंने क्या लिखा है? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। नेक्स्ट है प्रोविडेंट फंड। अभी ध्यान रखना, कोई भी शब्द के आगे या पीछे फंड लिखा है तो वो लायबिलिटी होता है, कर्जा होता है। अभी प्रोविडेंट फंड क्या होता है समझो। मान लो मैं एक एम्प्लॉय हूँ, मैं इंडियन रेलवेज में काम करता हूँ, मेरी जो सैलरी है वो है पर मंथ 1 लाख रुपए, यानी कि सालाना कितनी हुई? 12 लाख रुपए। अभी रेलवेज क्या करती है, ये पूरी 12 लाख मुझे नहीं दे देगी, ये 12 लाख में से कुछ अमाउंट, जस्ट फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए डिडक्ट करके साइड में रख देगी। इसी को बोलते हैं प्रोविडेंट फंड। पीएफ आपने सुना रहेगा। पीएफ क्या होता है? सैलरी में से कुछ पोर्शन आपका कट होता है आपके बेनिफिट के लिए। अभी आप सोचोगे मुझे 12 लाख मिलना चाहिए था, 11 लाख मिला, तो इसमें बेनिफिट कैसा? अभी ध्यान से सुनो, मेरे सैलरी में से कितना कट हुआ? 1 लाख रुपए। ऑन दी सेम साइड
रेलवेज भी अपने जेब में से 1 लाख रुपए डालेगी उस पीएफ अकाउंट में। अभी उस पीएफ अकाउंट में कितने हुए, 2 लाख साल के। तो जब मैं रिटायर होऊंगा या फिर 2 साल बाद, 3 साल बाद जब मैं वो क्लेम करना चाहूँगा तो मुझे वो भी पैसे मिलेंगे जो मेरे, और वो भी पैसे मिलेंगे जो रेलवेज ने मेरे बिहाफ ने डाल के रखे। इसी को बोलते हैं प्रोविडेंट फंड। अभी ये कंपनी के लिए लायबिलिटी इसलिए होता है क्योंकि ये जो पैसा है ये एम्प्लॉयज़ का है। आज ना कल एम्प्लॉयज़ को हमें देना पड़ेगा, इसलिए जो पैसा हमें देना पड़ता है वो लायबिलिटी होती है, इसलिए प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी है। नेक्स्ट है प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। अभी आपको प्रोविडेंट फंड समझा, ये जो बड़े बड़े पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इसी पीएफ के पैसे को बड़े से स्टॉक मार्केट में या एसआईपी में प्लान कर देते हैं ताकि उस पर इंटरेस्ट उनको ज़्यादा मिल सके, यानी कि वो इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट कोई भी एसेट होती है, ध्यान रखना। यहाँ पे नेक्स्ट है कैपिटल। कैपिटल यानी कि बिजनेस चालू करने के लिए बिजनेसमैन जब पैसा डालता है उसी को बोलते हैं कैपिटल। इसका मतलब ये कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है, क्योंकि खुद सोचो, मैंने एक रेस्टोरेंट ओपन किया, 20 लाख रुपए डाल के मैंने एक रेस्टोरेंट ओपन कर दिया और अनफॉर्चुनेटली वो रेस्टोरेंट नहीं चला, तो मैं ताला लगा के ऐसे ही चला जाऊंगा क्या? नहीं, ऑब्वियसली जितने भी एसेट उस रेस्टोरेंट में रखे, जैसे एसी हो गया, फर्नीचर हो गया, मेरे माइक्रोवेव ओवन, जो भी एसेट है वो मैं बेच के गांव में चला जाऊंगा वो पैसे लेके। इसका मतलब मैंने बिजनेस में जितने भी पैसे डाले वो मैं रिकवर कर लूँगा। अभी खुद सोचो, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से जब हमें किसी को पैसा लौटाना है आज नकल, तो वो हमारे लिए लायबिलिटी हुआ, इसीलिए कैपिटल हमारी लायबिलिटीज़ होती है। नेक्स्ट है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स को हम लोग कैपिटल में से माइनस करते हैं। बिजनेसमैन जब अपने पर्सनल यूज़ करने के लिए बिजनेस में से पैसा निकालता है उसी को हम लोग ड्राइंग्स बोलते हैं। नेक्स्ट है सैलरीज। सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, ये हमारे लिए खर्चा है क्योंकि उसके सामने रिसीव्ड ये शब्द नहीं लिखा है। नेक्स्ट है कमीशन। कमीशन भी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में जाएगा। अच्छा, कमीशन फैक्ट्री में भी दिया जा सकता है ज़्यादा टाइम करने पे, एक्चुअली वो ओवर टाइम होता है, बट मान लो फैक्ट्री में किसी सेल्समैन ने ज़्यादा सामान बेच दिया तो उसको भी कमीशन मिल सकता है। ध्यान रखो, यहाँ पे जो कमीशन लिखा है इसके पीछे फैक्ट्री ये वर्ड मैंने इंक्लूड नहीं किया है, इसीलिए हम लोग ये प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में डालते हैं। अगर फैक्ट्री का खर्चा रहेगा ना, वो तो स्पेसिफाई किया जाएगा कि ये खर्चा फैक्ट्री का है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। फ्रेट, फ्रेट ये होता है कि सामान लाने के लिए या सामान बेचने के लिए जो हम लोग गाड़ी भाड़ा यूज़ करते हैं उनको जो चार्जेस देना पड़ता है उसको हम लोग फ्रेट बोलते हैं। फ्रेट जो आता है वो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में आता है। नेक्स्ट है फ्रेट इनवर्ड, ये भी ट्रेडिंग डेबिट। फ्रेट इनवर्ड यानी कि सामान जब हमने परचेस किया तब जो हम लोग ने पेमेंट किया फॉर ट्रांसपोर्ट पर्पस, उसको बोलते हैं फ्रेट इनवर्ड, ये ट्रेडिंग डेबिट में जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेट आउटवर्ड, सामान बेचते टाइम जो खर्चा करेंगे ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन ये होता है कि इनवर्ड आया तो ट्रेडिंग डेबिट क्यों और आउटवर्ड आया तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट क्यों। अभी ध्यान से सुनो, जब हम सामान मंगवाएंगे तो ऑब्वियसली वो गोडाउन में रखेंगे तो उसका जो चालान होता है वो फैक्ट्री से निकलता है, वेरस जब हम सामान बेचते हैं जो उसका इनवॉइस होता है इंक्लूडिंग टैक्स वो ऑफिस से जाता है, इसलिए जो आउटवर्ड वाला फ्रेट होता है वो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में डालते हैं। नेक्स्ट है कैरेज। कैरेज मतलब कैरेज और फ्रेट ये इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं, बट एग्जाम में कैरेज भी आता है और फ्रेट भी। खाली कैरेज आए तो ट्रेडिंग डेबिट, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग डेबिट और कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। कैरेज हो या फ्रेट हो, गाड़ी भाड़ा ही है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो हम लोग चार्जेस पे करते हैं दोनों का मतलब सेम है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रिसीव्ड। अभी यहाँ पे शब्द है रिसीव्ड, यानी कि ये इनकम है तो ये कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में। नेक्स्ट है कमीशन रिसीव्ड, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में जाएगा। नेक्स्ट जो है दैट इज इम्पोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी, मान लो मैंने एक मशीन ऑस्ट्रेलिया से मंगाया तो ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं आएगा, इंडियन गवर्नमेंट को मुझे उस मशीन के बदले में कुछ ना कुछ तो टैक्स देना पड़ेगा। इंपोर्ट ड्यूटी फिलहाल इंडिया में 28% से 15% तक वैरी करता है। तो जब सामान लाता हूँ मैं उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ता है मुझे, बाहर के देश से जब सामान लाता हूँ उसके ऊपर जब टैक्स भरना पड़ता है उसको बोलते हैं इंपोर्ट ड्यूटी, और ये ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में जाता है। नेक्स्ट है लूज टूल्स। लूज टूल्स जो है वो एसेट में जाता है। लूज टूल्स यानी कि पकड़ पाना, स्क्रू ड्राइवर, जो यूजुअली एक इलेक्ट्रिशियन और टेक्नीशियन यूज़ करता है। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट ड्यूटी। एक्सपोर्ट ड्यूटी यानी कि इंपोर्ट ड्यूटी का उल्टा, जब आप सामान बाहर बेचते हैं, फॉर एग्जांपल रेमंड जैसी कंपनी यहाँ से सामान यूनाइटेड किंगडम या यूएसए में बेच रही है तो उसको भी
टैक्स भरना पड़ेगा, दैट इज एक्सपोर्ट ड्यूटी, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में जाएगा। नेक्स्ट है मोटिव पावर। मोटिव पावर यानी कि बड़े बड़े मशीन्स चलाने के लिए जो इंजन हॉर्स पावर लगता है, दैट इज मोटिव पावर। और ये मोटिव पावर ऑब्वियसली फैक्ट्री में इस्तेमाल होता है, इसलिए हम लोग कंसिडर करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में। नेक्स्ट है कोल, गैस एंड ऑयल, ये फैक्ट्री का खर्चा है, ऐसा हम लोग अज्यूम कर रहे हैं, फैक्ट्री ये वर्ड एज इट इज़ मत लेना, इसलिए हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में लिख रहे हैं। नेक्स्ट है हीटिंग एंड लाइटिंग। हीटिंग एंड लाइटिंग यानी कि मान लो मेरा सोने का बहुत बड़ा बिजनेस है, जैसे मैं टाइटन हूँ, बहुत बड़े सोने का बिजनेस है मेरा, ठीक है। या जैसे मान लो मैं तनिष्क हूँ, यानी कि तनिष्क इंटरनेशनल ज्वेलर, मेरे पास रॉ गोल्ड आता है, वो रॉ गोल्ड गले में तो नहीं पहन सकते, इस गोल्ड को हमें मेल्ट करना पड़ता है, तो इसके लिए हमें बड़े बड़े मेल्टर यूज़ करने पड़ते हैं, जिससे वो गोल्ड पिघले और लिक्विड गोल्ड को फिर ऑर्नामेंट्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये जो बड़े बड़े मशीन्स रहते हैं जिससे हीट करना पड़ता है किसी मेटल को या मेल्ट करना पड़ता है, ये भी फैक्ट्री में आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड। नेक्स्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट यानी कि लायबिलिटी है, शॉर्ट टर्म लोन है जो करंट अकाउंट होल्डर को मिलता है। यहाँ पे नेक्स्ट है 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये एसेट है। जैसे अभी बहुत सारे मुंबई के एरियाज़ में मेट्रो का काम चल रहा है, मेट्रो कंस्ट्रक्शन का, तो गवर्नमेंट के पास मान लो इतना पैसा नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों से पैसा लेती है, उसके बदले में उनको एक एश्योरेंस देती है, सर्टिफिकेट देती है, जिस पे लिखती है कि मैं एज इंडियन गवर्नमेंट या महाराष्ट्र गवर्नमेंट मैं आपको 10 साल बाद 9 साल बाद इतने पैसे इतने इतने इंटरेस्ट के साथ लौटाऊंगी। तो ये जो सर्टिफिकेट है इसको हम लोग बॉन्ड्स बोलते हैं, ठीक है। तो बॉन्ड्स कंपनी के लिए एसेट होता है। नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट जो है वो खर्चा है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। नेक्स्ट है बैड डेट्स। बैड डेट्स भी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में जाएगा। मैंने आपको ऊपर डेटर्स समझा था, डेटर्स यानी कि वो पर्सन जिससे पैसा आने वाला है। मान लो आपने आपके किसी दोस्त को 100 रुपये दिए, ठीक है, उस दोस्त ने आपके 100 रुपये उधार नहीं दिया, तो वो दोस्त आपके लिए बैड डेट्स बन जाएगा, यानी कि जिसके पास से पैसा आने वाला था, अगर वो अपना पैसा डुबा दे तो उसी को क्या बोलेंगे, बैड डेट्स। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में जाएगा। नेक्स्ट है ओल्ड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, दैट इज ORDD, ये आप बैड डेट्स में से माइनस करते हो। अभी अगर आपको किसी आपके दोस्त पे डाउट है कि ये मेरा शायद पैसा ना लौटा है, तो आप ऑटोमेटिकली दिमाग से भूल जाते हो या तो उस पैसे के लिए प्रोविज़न बना लेते हो। वैसी बड़ी बड़ी कंपनीज़ को जब डाउट आता है कि ये इंसान पैसा लौटाएगा या नहीं, उसके लिए हम एक बड़ी बड़ी कंपनी अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा साइड में एज रिजर्व रखती है, क्योंकि अगर उनका पैसा नहीं भी आया तो भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन इफेक्ट नहीं होगी। उसी का मतलब होता है ओल्ड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। नेक्स्ट है जनरल रिजर्व। कोई भी रिजर्व, कोई भी फंड लायबिलिटी होता है। अभी जनरल रिजर्व क्या होता है, मान लो हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया, इस साल हमने 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया, उसमें से 100 करोड़ के 100 करोड़ उड़ा देंगे क्या हम लोग? नहीं, ऑब्वियसली 100 करोड़ में से कुछ ना कुछ अमाउंट हम लोग सेव कर लेंगे। यही जो प्रॉफिट में से हम लोग सेव करेंगे, उसी अमाउंट को बोला जाता है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व भी मालिक का होता है, जब मालिक बिजनेस बंद करेगा तो उसको जनरल रिजर्व भी लौटाना पड़ेगा, इसीलिए वो हमारे लिए लायबिलिटी है। ध्यान रखना, जब भी हम अकाउंट्स करेंगे हम बिजनेस के पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, मान लो एक बड़ा सा बिजनेसमैन है, उसके बेटी की शादी हुई, उसमें हज़ारों करोड़ रुपए खर्चे कर दिए। हम एज अकाउंटेंट जब हम अकाउंट्स कर रहे हैं, हमें उस शादी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो शादी हमारे बुक कीपिंग या अकाउंटेंसी का हिस्सा नहीं है। हमें उस कंपनी का रिकॉर्ड रखना है, ना कि उस बिजनेसमैन की पर्सनल लाइफ का, ठीक है। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स लायबिलिटी। क्रेडिटर्स यानी कि ऐसा पर्सन जिसे हमें पैसे देने। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। ये जितनी भी लिस्ट है आपको घुमा फिरा के यही सब शब्द आपको हर एक सब में दिखाई देंगे। तो प्लीज़ इस लिस्ट को अच्छे से याद कर लेना, अच्छे से समझ के फिर याद कर लेना, क्योंकि ये आपको 11th 12th अप टू MBA फाइनेंस CA यही काम आने वाला है। ओके, थैंक यू।